दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ भारत के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुक्तेश्वर की, जिसको बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन अगर बोला जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ के खूबसूरत झरने, यहाँ के सीनिक व्यूज़, यहाँ का सनसेट, यहाँ का सनराइज, यहाँ से दिखने वाले नंदा देवी पीक बहुत ही लाजवाब है। पूरा मुक्तेश्वर हिल स्टेशन आपको घुमाऊंगा। कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, कब आना चाहिए, बेस्ट होटल रिजॉर्ट्स कैसे बुक करने हैं, घूमने का सही तरीका क्या है, सर्दियों में स्नोफॉल के समय कब और कैसे आना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके एक क्लिक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मुक्तेश्वर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मुक्तेश्वर कैसे पहुंचा जाए। मैं आपको पहुंचने के 4-5 अलग-अलग तरीके बताऊंगा और क्या है बेस्ट तरीका वो भी बताऊंगा। दिल्ली से मुक्तेश्वर की दूरी की बात करें तो वो है करीब 350 किलोमीटर। हल्द्वानी से मुक्तेश्वर 64 किलोमीटर और नैनीताल से मुक्तेश्वर 50 किलोमीटर की दूरी पर है। बाई ट्रेन अगर आप आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है। काठगोदाम से मुक्तेश्वर की दूरी करीब 56 किलोमीटर है और काठगोदाम तक दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता और अलग-अलग शहरों से डायरेक्ट ट्रेन भी अवेलेबल हैं। काठगोदाम से 56 किलोमीटर की दूरी आपको बाई रोड ही तय करनी होगी, जिसके लिए आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी जो चार्ज करेंगे मुक्तेश्वर तक 2000 से ढाई हज़ार रुपये तक। आप चाहें तो शेयर टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं, जिसमें आपको 150 से 200 रुपये ही खर्च होंगे। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर में है। 90 किलोमीटर की दूरी है पंतनगर से मुक्तेश्वर तक की, जहाँ से आपको डायरेक्ट टैक्सी अवेलेबल हो जाएगी जो 2500 से 3000 रुपये आपसे चार्ज करेंगे। इसके अलावा आप शेयर टैक्सी लेकर भी पंतनगर एयरपोर्ट से मुक्तेश्वर तक आ सकते हैं। इसके चार्जेस करीब 200 से 250 रुपये तक रहेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि आप बस से आ जाइए। दिल्ली से सीधी मुक्तेश्वर के लिए तो बस नहीं मिलेगी, लेकिन आप दिल्ली से हल्द्वानी आ सकते हैं। हल्द्वानी से मुक्तेश्वर की दूरी कुल 64 किलोमीटर है। बसेस की बात करूं तो दिल्ली से हल्द्वानी तक बहुत सारी वॉल्वो सुपर लग्जरी बस चलती हैं जो 7 से 8 घंटे में आपको दिल्ली से हल्द्वानी पहुंचा देती हैं। ये तो थी दिल्ली से हल्द्वानी आने की जानकारी। हल्द्वानी से आप प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी के द्वारा मुक्तेश्वर आ सकते हैं। चौथा तरीका है कि आप खुद का वाहन लेकर आ जाइए, बाइक लेकर आ जाइए या चाहे तो अपनी कार लेकर आ जाइए। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप अपना वाहन लाते हैं तो ज़्यादा साइट्स को इजीली कवर कर सकते हैं और यहाँ के रोड साइड एडवेंचर को भी एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है मुक्तेश्वर आने का। दोस्तों आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप सबसे पहले नैनीताल आ जाइए। नैनीताल के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने अलग वीडियो में दे रखी है। एक रात का स्टे आप नैनीताल में कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप नैनीताल मॉर्निंग में पहुंचने का। पूरा दिन नैनीताल में घूमिए, यहाँ के लोकल साइट सीन देखिए। रात का स्टे नैनीताल में कीजिए, शाम को मॉल रोड घूमिए, रात को मॉल रोड घूमिए और रात में नैनीताल में रुकने के बाद नेक्स्ट डे आप सुबह ही मुक्तेश्वर के लिए निकल सकते हैं। नैनीताल से मुक्तेश्वर की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। चाहे तो आप टैक्सी ले सकते हैं जो 2500 से 3000 रुपये तक आपसे चार्ज करेंगे और चाहे तो शेयर टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं जो 150 से 200 रुपये में मुक्तेश्वर पहुंचा देंगे।
नैनीताल से बाइक या स्कूटी लेकर भी मुक्तेश्वर घूमने के लिए जा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं मुक्तेश्वर पहुंचने के। बेस्ट तरीका है कि एक रात नैनीताल रुक जाइए और उसके बाद नेक्स्ट डे आप मुक्तेश्वर चले आइए। तो आपका जो टूर पैकेज है वो शानदार रहेगा, क्योंकि इसमें नैनीताल भी इंक्लूड रहेगा और मुक्तेश्वर भी। इसके अलावा नैनीताल से मुक्तेश्वर जाने का जो रास्ता है वो बहुत खूबसूरत है, उसे भी आप एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुक्तेश्वर तो पहुंच गए। अब बात आती है कि यहाँ कहाँ रुके, कौन सा रिसोर्ट्स या होटल या होम स्टे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, मुक्तेश्वर में आपको सीजन में यानी कि अप्रैल से जुलाई तक कमरा लगभग 2 से 3 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। यहाँ पर आप KMBN के गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग पहले से करानी होगी। ऑफ सीजन में आपको 1000 से 2000 तक के बीच में रूम्स आराम से मिल जाएंगे। मुक्तेश्वर यदि आप स्नोफॉल देखने आना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी के बीच में आइए, तब यहाँ अच्छा स्नोफॉल होता है। समर वेकेशन यानी कि मई से जुलाई के बीच में अभी यहाँ का मौसम बहुत ही प्लीजेंट बना रहता है। तो आप यहाँ किसी भी सीजन में आइए, आपको प्रकृति की गोद में बहुत ही आनंद आने वाला है। यहाँ के सीनिक व्यूज आप जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। दोस्तों, चलिए अब निकल पड़ते हैं मुक्तेश्वर को एक्सप्लोर करने के लिए। जब आप घूमते हुए मुक्तेश्वर के मेन सिटी सेंटर पर पहुंचते हैं तो आपको सामने ही दिखाई देगा IBRI, मतलब भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। IBRI को 1893 में स्थापित किया गया था। 1895 में बनी यहाँ की एक खूबसूरत बिल्डिंग आज भी यथावत संरक्षित है। IBRI मुक्तेश्वर 3450 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसके अंदर विजिट करने के लिए पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों, IBRI से जब आप थोड़ी दूर चलेंगे तो आप पहुंचेंगे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में। यह मंदिर लगभग 350 साल पुराना है। यह मंदिर मुक्तेश्वर में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है और इस स्थान का नाम भी इस मंदिर के नाम पर रखा गया है। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए यह छोटा सा एक ट्रैक है जो ज़्यादा चैलेंजेबल नहीं है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। पुराणों के अनुसार यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित 18 प्रमुख मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि कई देवताओं और यहाँ तक कि पांडवों ने भी इस मंदिर के दर्शन किए थे। मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया मेहराब है, जिसे तोरण के रूप में भी जाना जाता है, जो बौद्ध आर्किटेक्चर का प्रतीक है। दोस्तों, मुक्तेश्वर मंदिर समुद्र तल से लगभग 2312 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मुक्तेश्वर मंदिर में भगवान के शिव के भक्तों द्वारा कई महत्वपूर्ण समारोहों और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि जो भी निसंतान दंपति होते हैं उन्हें यहाँ संतान की प्राप्ति होती है। मुक्तेश्वर मंदिर की ऊंचाई 35 फीट है। मंदिर की खिड़कियों में हीरे और जाली के डिजाइन बने हुए हैं। मुक्तेश्वर मंदिर में सफेद संगमरमर का शिवलिंग मौजूद है। शिवलिंग के अलावा यहाँ पर भगवान गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, हनुमान जी और नंदी सहित अन्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यह मंदिर श्री मुक्तेश्वर महाराज जी का घर माना जाता है, जो ध्यान लगाने के लिए एक उपयुक्त स्थान है। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में। जैसा मैंने पहले बताया कि इस मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 7500 फुट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पॉइंट पर अभी हम खड़े हैं, यह पॉइंट शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा इन सब से कहीं ज़्यादा हाइट पर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ स्नोफॉल होता होगा तो किस लेवल का होता होगा। तो स्नोफॉल लवर के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है मुक्तेश्वर।
दोस्तों जैसे ही आप मंदिर से वापस आएंगे, मंदिर से वापस आते वक्त मेन एंट्रेंस गेट के ठीक बराबर से एक रोड जाता है जो ट्रैकिंग रूट बना हुआ है। वो आपको लेकर जाएगा चौली की जाली। ये मैं जंगल वाले दूसरे रूट से चौली की जाली तक जा रहा हूँ। लगभग 250 मीटर का ये ट्रैकिंग रूट है। चौली की जाली से ही आप हिमालयन व्यू पॉइंट देख सकते हैं। उसी ओर मैं चल रहा हूँ, वहाँ से आपको हिमालयन व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। कुल 250 मीटर का यह ट्रैक है, लेकिन इस छोटे से ट्रैक में जो ब्यूटीफुल व्यूज देखेंगे वो बहुत शानदार हैं। पतला सा ये ट्रैक बना हुआ है, दोनों तरफ जंगल और बीच में ये ट्रैक बहुत ही रोमांचक है। 250 मीटर का यह ट्रैक पार करने के बाद मैं पहुंच गया हूं मेन पॉइंट चौली की जौली पर। यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं। जिप लाइन उसमें सबसे ज़्यादा खास है। मात्र 300 रुपये में एक व्यक्ति जिप लाइन को एंजॉय कर सकता है। जिप लाइन भी काफ़ी लंबी बनी हुई है। चौली की जाली पॉइंट पर बहुत सारे छोटे छोटे टी पॉइंट, कॉफ़ी पॉइंट, मैगी पॉइंट बने हुए हैं। इसके अलावा मोमोज आदि भी यहाँ पर मिलते हैं, जिन्हें खाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से दूर दूर तक हिमालयन रेंज दिखाई दे रही है। इस समय ऐसा लग रहा है कि आधा एक घंटा यहीं खड़ा रहूं और इस व्यू को देखता रहूं। इतना सुंदर नज़ारा है ये। चौली की जाली मुक्तेश्वर की मस्ट विजिटिंग प्लेस है। अगर आप मुक्तेश्वर आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। यहाँ आने का बेस्ट टाइम है इवनिंग का, जब आप सनसेट होते हुए देख सकते हैं। कुछ फास्ट फूड एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। यहाँ बैठकर हिमालय के खूबसूरत दूर दूर तक नज़ारों को देखते रहिए। तो दोस्तों आइए, यहाँ पर टाइम दीजिए और रिलैक्स कीजिए। बहुत गजब की जगह है यह, बहुत ही पीसफुल है, कपल फ्रेंडली है। मुझे लगता है कि मुक्तेश्वर नैनीताल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ की पीसफुल लाइफ उससे भी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। इसके अलावा मुक्तेश्वर में बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसा कि जिप लाइन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। पर पर्सन 300 रुपये चार्ज रहता है। इसके अलावा आप माउंटेन साइकिलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग का भी रोमांचक आनंद लिया जा सकता है। यहाँ पर चूँकि हार्ड रॉक्स की भरमार है, इसलिए इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों ही इस एडवेंचर एक्टिविटी को भरपूर एंजॉय करते हैं। मुक्तेश्वर की पहाड़ी चट्टानें काफ़ी मजबूत हैं, जिनमें फिसलन कम है। हालांकि बरसात के दिनों में यह एडवेंचर थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर आप यहाँ आए हैं तो रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग को ज़रूर एंजॉय करें। दोस्तों पैराग्लाइडिंग भी अगर आप चाहें तो मुक्तेश्वर में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छे पैराग्लाइडिंग के लिए पॉइंट बने हुए हैं, जहां से आप पैराग्लाइडिंग को एंजॉय करने जा सकते हैं। ये जितनी भी साइट्स मैंने कवर की हैं वो सारी ही वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। इसके अलावा आप यहाँ के मेथोडिस्ट चर्च को भी देखने के लिए जा सकते हैं। तो ये वे कुछ पॉइंट हैं जो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह के चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। साइट सीन पैकेज बुक करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक वाटरफॉल भी मौजूद है दोस्तों, जिसका नाम है भालूगौड वाटरफॉल। लेकिन मुक्तेश्वर से इसकी दूरी थोड़ी ज़्यादा है, करीब 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यह वाटरफॉल मौजूद है। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है, टैक्सी है या खुद का वाहन लेकर आए हैं तो इसे भी आप देखने जा सकते हैं। यह वाटरफॉल कुमायूं के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए इस 1.5 से 2 किलोमीटर तक के ट्रैक को कवर करना होता है। ये ट्रैकिंग आपको पैदल ही करनी है। ट्रैक के चारों ओर फैला घना जंगल और साथ में बहती हुई नदी इस रास्ते को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। ट्रैक से नीचे उतरकर नदी के किनारे बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ आप अपनी थकान को मिटा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस है ये, कमाल का नज़ारा है। तो सामने दोस्तों अब दिखाई दे रहा है वो वाटरफॉल, जिसके लिए लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक पैदल पार किया है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है ये। इस वाटरफॉल का पानी करीब 56 फीट की ऊंचाई से एक 40 फुट चौड़े तालाब में गिरता है और बहुत ही सुंदर सीन क्रिएट करता है।
दोस्तों इस वाटरफॉल में आप नेचुरल पेडिक्योर भी करा सकते हैं। दरअसल इस नदी में रहने वाली एक खास प्रजाति की मछलियाँ नेचुरल पेडिक्योर करती हैं, इसलिए ये वाटरफॉल और भी खास बन जाता है। इस वाटरफॉल से 100 मीटर की दूरी पर ही टेंट लगे हुए हैं, जहां आप प्रकृति गोद में कैंपिंग कर सकते हैं। यह भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। दोस्तों बात करते हैं मुक्तेश्वर में फूड फैसिलिटी की। देखिए मुक्तेश्वर में जितने भी होटल एवं रिजॉर्ट्स हैं उनमें अपने रेस्टोरेंट वहाँ पर बने हुए हैं, तो फूड के लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मुक्तेश्वर में बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं है, इसलिए स्ट्रीट फूड भी आपको कम ही देखने को मिलेंगे। आपको अपने होटल या रेस्टोरेंट में ही फूड एंजॉय करने को मिल जाएगा। बात बजट की कर लेते हैं, तो देखिए मुक्तेश्वर घूमने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 3 या 4 हज़ार रुपये में पूरे मुक्तेश्वर को आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मुक्तेश्वर ट्रिप से संबंधित पूरी जानकारी। इसके बाद भी अगर कोई सवाल आपका रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे फिर एक नेक्स्ट एपिसोड में आपको नई जगह और खूबसूरत व्यूज़ लेकर आऊँगा और फुल इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।